सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, आज इस गिरफ्तारी से क्या ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये मोदी जी का तख्ता पलट करने के लिए आया था? मोदी सरकार पर किस तरीके का खतरा मंडरा रहा है अगर एक अमेरिकी नागरिक इस तरीके से इन्वॉल्व होकर और वो भारत में इस तरीके से गिरफ्तार हुआ है? और सबसे बड़ी बात यह कि एक ऐसे व्यक्ति को निर्मला सीतारमण, जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, वो फॉलो करती हैं ट्विटर पर। राजीव चंद्रशेखर पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो फॉलो करते हैं। तो बीजेपी के नेता अगर इस तरीके के व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब कि सबको पता है कि वैन डाइक कौन है। बड़े आराम से क्या उसको जानबूझकर आने दिया गया? जी मेरे ख्याल से राय साहब ने जो कहा कि सबसे पहले कि एक पकड़ में आ गया है, इसको रखना है, ये एक पत्ता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे भी कुछ लोगों को अमेरिका ने पकड़ के रखा है। तो राय साहब, अभी अभी आधा एक घंटा पहले जानकारी मिली है कि एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में ना केनी पटेल नाम का एक गुजराती भारतीय को फिर से डाल दिया है अमेरिका ने। ये फिर कल रात में डाला है, नया नया एकदम ताजा है। केनी पटेल नाम का कोई गुजराती हिंदुस्तानी है, उसको एफबीआई ने अपने मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया है, और स्पष्ट रूप से उसका फोटो वगैरह के साथ। अब कितने को बचाने की कोशिश करेंगे? आप एक को पकड़ते हैं, उधर वो 4 को पकड़ के रख लेता है अपने एफबीआई लिस्ट में। तो खैर, उस बात पर तो आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से भारत की सबसे बड़ी पुलिस एनआईए ने कल जो मैथ्यू वैन डाइक नाम के अमेरिकी सज्जन को पकड़ा, वो मणिपुर और बर्मा में पकड़ा, और ये कह के पकड़ा कि वो भारत विरोधी काम कर रहा था। अब ये सज्जन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं, खूब खुद कहते हैं कि वो बहुत एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि वो कोई छुपे हुए हैं सोशल मीडिया पर, वो खुद के अपने अपने क्रियाकलापों के बारे में काफी खुले हुए हैं, और इतने खुले हुए हैं सोशल मीडिया पर कि यहाँ तक कि भाजपा के बड़े बड़े नेता, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इनको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। ये सज्जन खुद सोशल मीडिया पर कहते हैं कि ये सीआईए से संबंधित हैं। जहां जहां सीआईए के गुप्त काम होते हैं, वहां वहां पर ये देखे गए हैं, चाहे वो सीरिया में देखे गए हों, चाहे वो लीबिया में देखे गए हों, चाहे इराक में देखे गए हों। अब ये भारतीय वीजा लेकर भारत में घुसे। सबसे पहली बात है, कोई घुसपैठिया नहीं थे कि बांग्लादेश से घुस गए, ये प्रॉपर इनके पास हिंदुस्तान का वीजा था। तो अब ये भारतीय वीजा लेके भारत में घुसे और एक ऐसी जगह पहुंच गए नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, जहां पर की इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। बिना इनर लाइन परमिट के आप जा नहीं सकते। आप भारत के भी नागरिक हैं, आपके पास भारत की नागरिकता भी है, और अगर आप मणिपुर के आसपास पहुंचते हैं तो वहां पर जो केंद्रीय सशक्त बल होते हैं वो आपको रोकते हैं, कहते हैं कि इनर लाइन परमिट लाइए। तो आपको वहां पर प्रशासन से, केंद्र सरकार से इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, तब आप अंदर जा सकते हैं, नहीं तो वहां अंदर भी नहीं जा सकते। और ऐसे में वो इनर लाइन परमिट क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, वो मणिपुर पहुंचते हैं, वहां से कहते हैं कि म्यांमार जाते हैं, वहां का जाते थे, आते थे, आतंकवाद के ट्रेनिंग वगैरह में शामिल हुए। तो ऐसे में सीधा सीधा सवाल उठता है कि ऐसे संदिग्ध चरित्र के व्यक्ति के साथ चाल चरित्र चेहरा के दम भरने वाली भाजपा के नेताओं का क्या लेना देना? भाजपा तो खुद कहती है कि हम चाल चरित्र चेहरा के बड़े संवाहक हैं, तो आपको ऐसे संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति से क्या लेना देना? भारत सरकार ने ऐसे संदिग्ध चरित्र के व्यक्ति को, ऐसे सज्जन को वीजा कैसे दे दिया? क्योंकि अगर वो जहां पकड़ाया म्यांमार और मणिपुर बॉर्डर में, वहां, और वो पैदा हुआ है अमेरिका में, तो इसका मतलब है वो अमेरिका में, सबसे पहले तो अमेरिका में बैठे बैठे भारतीय दूतावास को वो वहां पर उसने एक अर्जी डाली होगी कि मुझे भारत का वीजा दीजिए। अब जब भारतीय दूतावास किसी को भी अमेरिकी नागरिक को वीजा देता है तो उसकी पूरी छानबीन करता है। वो छानबीन करते तो वहीं पर दिख जाता कि खुद सोशल मीडिया पर बोल रहा है कि उसका काम ही है सुबह शाम तख्ता पलट करना, तो वो भी पैसा लेके तख्ता पलट करना, जिस तरह से इंग्लिश में मर्सेनरी कहा जाता है, मतलब वो भाड़े का टट्टू है। खुद बोल रहा है कि मैं भाड़े का टट्टू हूँ, जो मुझे पैसा देगा मैं वहां उसके लिए जाके किसी का तख्ता पलट कर दूंगा। ये जब खुल के वो बोल रहा है, और ऐसा व्यक्ति अगर भारतीय दूतावास अमेरिका में जाके अपना वीजा का एप्लीकेशन डालता है, तो भारत का विदेश मंत्रालय का वहां पर बैठे हुए लोगों ने उसका वीजा क्लियर कैसे किया? पहली बात वहां पर चूक हो गई। उसके बाद वो हवाई जहाज में उड़ा होगा और भारत के किसी न किसी बड़े महानगर में उतरा होगा, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बेंगलोर हो, मद्रास हो, इस तरह के। वहां पर जब उतरा था, फिर से वहां पर इमिग्रेशन होता है, वो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार ने उसके इमिग्रेशन में क्यों नहीं देखा कि इस व्यक्ति को तो ये वीजा ठीक ठाक नहीं दिया गया है? उसी समय उसको वापसी हवाई जहाज से डिपोर्ट क्यों नहीं कर दिया? अमेरिका ऐसे ही तो हिंदुस्तानी नागरिक को 400-400 लोगों को बेड़ियों में डिपोर्ट करता है। आप भी सैंपल के लिए एक आदमी को कर देते, आपने वहां पर भी नहीं किया, उसको भी वीजा में हरा स्टाम्प लगा के अंदर आने दिया। उसके बाद वो जहां पर भी उतरा होगा महानगर में, वहां से ट्रेन बस जो भी लिया होगा,
फिर से वो पहुंचा मणिपुर। अब मणिपुर में फिर अंदर घुसने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। आप भारतीय नागरिक भी हो, तो यहाँ पर तो वो गोरा चिट्टा, वो तो खुद अमेरिकी नागरिक दिख रहा है, वो अंदर घुसा कैसे? इसका मतलब फिर से वहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक हुई। मतलब ये राष्ट्रीय सुरक्षा कर रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी है या नोशनल सिक्योरिटी है? मतलब बस केवल विचार में सिक्योरिटी, नोशनल सिक्योरिटी इसको कहा जाता है कि आप कोई मान रहे हैं कि कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा है, कुछ नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल एक भावना है, एक नोशन है, एक गलतफहमी है कि नेशनल सिक्योरिटी है। तो इस तरह का नेशनल सिक्योरिटी कैसा? और सबसे मजेदार बात, कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है जब ये अरेस्ट हो जाता है तब। ये परसों अरेस्ट होता है, परसों अरेस्ट होते ही अखबार वाले, पेपर वाले, आपके जैसे पत्रकार जाते हैं और दिल्ली में जो चाणक्यपुरी में अमेरिकी दूतावास है उसको पूछते हैं कि आपका एक नागरिक पकड़ा है, इस पर आपका क्या कहना है? तो अमेरिकी दूतावास कहता है नो कमेंट, हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन 24 घंटे के अंदर उसी दूतावास से निकलते हैं अमेरिका के राजदूत और भारत में, दिल्ली में पहुंचते हैं। और कहां पहुंचते हैं? वहां पहुंचते हैं एनआईए, जिसने इसको अरेस्ट किया है उसके बॉस एनएसए से मिलते हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलते हैं। अब ये जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ये जिसने इसको अरेस्ट किया है, एनआईए नाम की संस्था ने, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने जिसने अरेस्ट किया, उसके बॉस होते हैं एनएसए। फिर वो 24 घंटे के अंदर, पहले तो 24 घंटे पहले कहता है अमेरिकी दूतावास की हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। 24 घंटे के अंदर आपके राजदूत वहां से चाणक्यपुरी से उठते हैं अपने दूतावास से, और भारत के क्या कहते हैं आजकल वो सेवा तीर्थ बना हुआ है या लोक कल्याण मार्ग, जो भी कल्याण हो रहा है उस कल्याण मार्ग पर पहुंचते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलते हैं। और ये सुरक्षा सलाहकार से मिलते हैं कल शाम को 6:51 पर ये ट्वीट करते हैं, मतलब शाम में 7 बजे। और रात में 10:30 बजे हम देखते हैं कि अमेरिका में बैठे बैठे अमेरिका की एफबीआई एक गुजराती व्यक्ति, हिंदुस्तानी केनी पटेल नाम के आदमी को एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल देती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में बहुत कुछ काला है। ये जो मैथ्यू वैन डाइक नाम का आदमी है, ये कोई गलतफहमी में, ये कोई ऐसा नहीं है, चूहा नहीं है कि आपको पता नहीं लगा, आपके घर के पीछे से, पिछवाड़े से कोई छेद से अंदर घुस गया। वो सीधे सीधे आपके घर में दरवाजे से अंदर घुसा है। तो आपके घर के अंदर अगर दरवाजे से घुसा है, इसका मतलब वो कोई घुसपैठिया नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और जिस तरह से आपने कहा कि ऑर्गेनाइजर अगर आरएसएस का खुद का मुखपत्र इस कहानी को चला रहा है, इसका मतलब ये सवाल अब उठने लगा है कि भारत सरकार को कमजोर करने की कहीं ये कोई साजिश तो नहीं थी, और इस साजिश में कहीं भीतराघात तो उन्हीं के साथ नहीं हो रहा था, उन्हीं के लोगों के द्वारा। तो ये जो आपका सवाल है, ये जो आपका थंबनेल है, ये बिल्कुल सही है, और ये चीज अभी खत्म होने वाली नहीं दिख रही है। आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, आपने कहा कि अंदर भीतराघात है। भीतराघात से क्या मतलब है? क्या आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि आरएसएस भी इसको लिख रहा है, आरएसएस के माउथपीस ने स्टोरी को छापा है, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर से कोई ऐसी चीज हो सकती है, या वो बीजेपी के अंदर के लोग इस व्यक्ति की मदद कर रहे थे? देखिए, बीजेपी जब खुद कहती है कि वो चाल, चरित्र और चेहरा की संवाहक है, इस देश की संस्कृति की संवाहक है, तो मुझे बताइए, इस देश की संस्कृति में ऐसे सज्जनों को सोशल मीडिया पर फॉलो करना, जो खुद कहता है कि मैं सीआईए के साथ काम करता हूं, मैं पैसा लेता हूं और सत्ता परिवर्तन करता हूं। अरे साहब, आप किसी नोबेल पुरस्कार विजेता को फॉलो कर रहे होते सोशल मीडिया पर तो हम समझ सकते थे। आप किसी शंकराचार्य को तो आप फॉलो नहीं करते हो, शंकराचार्य को तो उठा के जेल में डाल देते हो। आपको फॉलो करना चाहिए शंकराचार्य को, क्योंकि आप कहते हैं चाल, चरित्र, चेहरा और संस्कृति, तो आपके चाल, चरित्र और संस्कृति के अनुरूप तो शंकराचार्य जी चलते हैं, उनको तो आप फॉलो नहीं करते हो, उनको जेल में डाल देते हो। और कोई विदेशी नागरिक है, वो गोरा है, वो सीआईए से संबंधित है, वो कहता है मैं पैसा ले लेके लोगों का सत्ता परिवर्तन करवाता हूँ, तख्ता पलट करवाता हूँ, उसको आप सोशल मीडिया पर अगर फॉलो करती है, और बीजेपी के खुद के लोग फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, और इस चीज के, इस कहानी को अगर बीजेपी का ही जो मातृ संस्था है उसका मुखपत्र अगर आरएसएस का ऑर्गेनाइजर छापता है, तो इसका मतलब बीजेपी के अंदर इस बात में काफी चिंता है और इस बात को लेके काफी कोलाहल मचा हुआ है। ये साबित होता है ना नीलू जी, मुझे कहने की क्या जरूरत है, ये तो खुद ये पूरा का पूरा चेन ऑफ इवेंट्स अपने आप में बताता है कि बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर इस विषय को लेके काफी कोलाहल है। कैसे कैसे हो गया कि एक तख्ता पलट करने वाला आदमी, उसको हम बीजेपी के ही, हमारे ही लोग उसको फॉलो कर रहे थे, वो आता है भारत में और उसका नाम ही है तख्ता पलट करने का। तो मेरे ख्याल से अगर ऑर्गेनाइजर ने ये कहानी छापी है, तो इसका मतलब बीजेपी के अंदर काफी कोलाहल है। हमें आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मतलब वो खुद अपने आप में बता रहा है कि कितना बड़ा कोलाहल है अंदर में।